मास्टर साहब को सामने पड़ा मास्टर साहब और पीठ पीछे, अरे बड़ा हरामी है मास्टर। हालात जैसे बुरे हुए, अरे भाई साहब इतना मुश्किल मेरे से कैसे होगा, ये उल्टी करना हुआ। कुत्ता भी ऐसे उल्टी करता है जब उसको घी दिया जाता है। गोल है सर, 10 लाख रुपए महीना कमा रहा है, लेकिन उसने बोल दिया कि अरे नौकरी लगवा देंगे, नौकरी लगवा दोगे? कितने की नौकरी? 10,000, 15,000 की नहीं होगी? हाँ हो जाएगा। हाँ तो डाल दो ना एप्लीकेशन, तो मेरा डाली दो। कहाँ 10 लाख की सोच रहे थे, 15,000 के पीछे भाग रहे हैं। कोई मोटिवेशनल बात हो गया, अरे एनर्जी 2 दिन काम करेंगे ऐसा कि आज तक कभी किए नहीं, लेकिन तीसरे दिन सर बहुत तबीयत खराब है, बुखार आ गया, आपको पता नहीं है सर। लेकिन बकैती करने में अपने आप को इतना मजा है, उसने इतनी प्रैक्टिस करी, इतना अभ्यास किया है। बॉलीवुड के बड़े बड़े सितारे अपनी फिल्म को प्रमोट करवाने के लिए उसके पास आते हैं। मैं देखता हूँ गाड़ियों के पीछे स्टिकर लगा होता है महाकाल, और वो जो स्टिकर लगाया रहता है गाड़ी में, वो पूरा चौड़ में रहता है। रिक्शा वाला कहीं टच हो गया तो रिक्शा वाले को एक थाप मार देगा। तुम पता नहीं कौन है, महाकाल लिखा हुआ मेरे पीछे। फॉर्च्यूनर खरीद लिए तो हम ताकतवर है। अरे फॉर्च्यूनर तो गाड़ी है, टोयोटा ने बनाया, टोयोटा वाले ताकतवर है, तुम थोड़ी हो। अरे इधर काम नहीं हो रहा, 40,000 हो चुका है, 50 कर सकते थे, 10 बचा है, अब 10 होगा नहीं, अब 2 ही घंटे बचे हैं, सरेंडर कर जाते हो। सर उस 2 घंटे में जान लगा देते ना। अरे रे जिसके पास शक्ति है वो सिक्योरिटी गार्ड बन सकता है, दुनिया पर राज करने वाला वही बन सकता है जिसके मानसिक शक्ति है, यहाँ से ताकतवर है वो। बाइक के पीछे लिखवाएंगे जय श्री राम, मुंह से जोर जोर से चिल्लाएंगे जय श्री राम। अरे मुंह से बोलोगे कि स्टिकरें लगवाओगे कि राम से कुछ सीखोगे भी? इनकी महानता का परिचय पूरी दुनिया देती है, क्योंकि इनके दुश्मन इतने बड़े थे, इनके कॉम्पिटिटर इतने बड़े थे। ये चिन्नू मुन्नू छुटकू से नहीं लड़े, रिक्शे वाले से लड़ते फिर रहे हैं, सिक्योरिटी गार्ड से लड़ रहे हैं, और गाड़ी के पीछे लिखवाओगे महाकाल। जब आप ये कहते हो कि इसकी वजह से मेरे साथ ये बुरा हुआ, तो आप कभी एनालाइज नहीं करोगे कि आपकी गलती थी कहां, और आप कभी भी सुधर नहीं सकते। माहिर है, ओलंपिक गोल्ड मेडल ले लें वो दारू पीने में। आदमी वक्त और हालात का मोहताज होता है, इसीलिए कभी दूसरों के कंधों पर भरोसा करके काम नहीं करना। दूसरे के कंधे नहीं, खुद के कंधों में ताकत होनी चाहिए। जब मीटिंग सेमिनार से कहीं से निकले तो मोटिवेशन फुल रहता है भाई साहब। अब मोटिवेशन फुल है तो आपको पता नहीं है सर इस महीने तो 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख, लेकिन जैसे मोटिवेशन डाउन हुआ सर नहीं हो पाएगा, लग रहा है नहीं हो पाएगा। कोशिश तो बहुत की, नहीं हो पाएगा। आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर की एक कहानी सुनाता हूँ आपको। आर्नोल्ड जानते हो ना, वो बॉडी बिल्डर। जब गवर्नर थे ना वो, तो उन्होंने एक होटल का इनॉग्रेशन किया था। उस होटल के बाहर आर्नोल्ड की मूर्ति बनी हुई है। काफी साल बाद जब वो गवर्नर नहीं रहे, तो उसी होटल में वो रूम के लिए गए थे। होटल पूरा फुल था, होटल के स्टाफ ने रूम देने से मना कर दिया क्योंकि होटल पूरा फुल था। तो आर्नोल्ड को उसी होटल के बाहर अपनी बनी हुई मूर्ति के नीचे सोना पड़ा। तो आर्नोल्ड लिखते भी हैं कि इंसान की इज्जत नहीं होती है, इंसान के पद का इज्जत होता है। सम्मान इंसान का नहीं होता, सम्मान इंसान के पद का होता है, इंसान के ओहदे का, इंसान के पोजीशन का। तो इसीलिए कभी भी ऐसा काम मत करो कि आपको सामने तो लोग प्रणाम करें और पीठ पीछे आपको गालियां दें। जैसे हमारे यहाँ पे बिहार यूपी के स्कूलों में होता ना, मास्टर साहब को सामने प्रणाम मास्टर साहब, प्रणाम सर, और पीठ पीछे अरे बड़ा हरामी है मास्टर। नहीं, कोई पदाधिकारी सरकारी अफसर दिखा तो सामने तो जी हुजूर या पैर छुएंगे जाकर के, अब पीछे तो अरे पता नहीं है इसका चक्कर कहाँ का चलता है। पद का इज्जत है ना वो, जिस दिन पद नहीं रहेगी कोई पूछेगा भी नहीं। राम के जंगल जाने के बाद भी, राम के राजा न रहने के बाद भी पूरी प्रजा उनको मनाने जंगल गई थी। पूरी प्रजा, राजा तो उनको मिल ही गया था भरत, लेकिन फिर भी प्रजा मनाने को गए। राम के पद की वजह से नहीं, राम के व्यक्तित्व की वजह से। भगत सिंह को फांसी लगने के बाद भी सिर्फ उनका परिवार नहीं रोया था, पूरा देश रोया था। गांधी जी जब मरे थे तो उनकी अर्थी को चिता देने के लिए कुछ लोग नहीं, पूरा देश आया था। और इनकी इज्जत इनके पद की वजह से थी भी नहीं। इनका पद था क्या, कोई बड़े अफसर वगैरह थोड़ी थे। इनकी ताकत इनके व्यक्तित्व में थी, इनकी ताकत इनके सोच में थी। लोगों का दिल जीता था इन्होंने, लोगों के लिए किया था इन्होंने। तो कैसे नहीं इज्जत होगी सर, कैसे नहीं सम्मान होगा। इंसान समय और हालात का मोहताज होता है। कई लोगों को आपने देखा होगा कि आपको सामने तो अभी प्रॉमिस कर रहे हैं कि ये कर देंगे सर, वो कर देंगे सर, आपको पता नहीं है कितना बड़ा मैचिंग करेंगे सर, कितना बड़ा बिजनेस कर देंगे सर, आपको पता नहीं है। लेकिन जब अच्छा ये कहेंगे, जब मीटिंग सेमिनार से कहीं से निकले तो मोटिवेशन फुल रहता है भाई साहब। अब मोटिवेशन फुल है तो आपको पता नहीं है सर इस महीने तो 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख, लेकिन जैसे मोटिवेशन डाउन हुआ सर नहीं हो पाएगा, लग रहा है नहीं हो पाएगा। कोशिश तो बहुत की, नहीं हो पाएगा।
शादी के पहले आदमी कहता है कि तेरी जुल्फों के नीचे पूरी जिंदगी गुजार दूंगा, और शादी के पीछे दाल में एक बाल मिल गया तो जुल्फे काटने के लिए, बालें नोचने के लिए तैयार हो जाता है। आदमी वक्त और हालात का मोहताज होता है, इसीलिए कभी दूसरों के कंधों पर भरोसा करके काम नहीं करना। दूसरे के कंधे नहीं, खुद के कंधों में ताकत होनी चाहिए, खुद के व्यक्तित्व में ताकत होनी चाहिए। सोच को ताकतवर बनाने का एक और फॉर्मूला बताता हूं। सर, बड़बड़ करना बंद करो, चुप रहना सीखो, सुनना सीखो। बोलना आसान होता है सर, चुप रहना मुश्किल होता है। बोलना तो बच्चा भी कर लेता है, चुप रहना मुश्किल होता है। और चुप रहना तब जब आपके बारे में कोई बुरा बोल रहा हो, जब आप बुरे समय से गुजर रहे हो और उस वक्त आपको कोई पिन कर दे, तब चुप रहना मुश्किल होता है। और उस समय जो चुप रह गया वो फिर महात्मा है, वो फिर महान है, वो फिर खिलाड़ी है, वो फिर राजा है। फिर बुद्ध की तरह ताकत चाहिए चुप रहने के लिए, बुद्ध की तरह। लोगों को अक्सर मैं कहते हुए सुनता हूं, अरे मुझे कोई सुना नहीं सकता, मैं सुना देता हूं। पता है, जरा सा ही बोला था, बोलती बंद कर दी मैंने उसकी। अरे जिसकी बोलती बंद करके आया हो ना, वो तुमसे ज्यादा ताकतवर है, वो तुमसे ज्यादा समझदार है, उसकी सोच में तुमसे ज्यादा ताकत है, क्योंकि उस सुनने की शक्ति है, सहन शक्ति है उसमें। सहन के साथ शक्ति लगता है, क्यों? बोलने के साथ शक्ति नहीं लगता। बोलने को कला कहते हैं, लेकिन सहने को शक्ति कहते हैं। चाणक्य ने कहा था कि कब, कहां और कितना बोलना है, यह समझ जिस आदमी को आ गया, वो आदमी फिर राजा बनने लायक है, वो आदमी फिर कुछ भी हासिल कर सकता है। जिस आदमी को यह समझ में आ गया कि कब, कितना और कहां बोलना है। कहते कुत्ते को घी हजम नहीं होता, इसका मतलब समझ रहे हो? सर, कुत्ते को घी हजम नहीं होता, इसका मतलब यह है कि आदमी जब ज्यादा उतावला होता है ना, आदमी में जहन शक्ति नहीं होती ना, उसको उल्टी करने की आदत होती है। उल्टी मतलब कोई कुछ सुनाया एकदम दड़ से उल्टी कर दिए, कोई कुछ बोल दिया तड़ से उल्टी किए, हालात जैसे बुरे हुए, अरे भाई साहब इतना मुश्किल मेरे से कैसे होगा, इतना मुश्किल काम दे दिया कैसे होगा, ये उल्टी करना हुआ। कुत्ता भी ऐसे उल्टी करता है जब उसको घी दिया जाता है, आदमी भी ऐसे ही उल्टी करता है जब उसको अच्छी चीज दी जाती है। अच्छी चीज का मतलब क्या? सहने लायक चीज दी जाती है। जो आदमी घी को हजम कर लेता है ना, इसका मतलब यह है कि उसमें ताकत है, उसके पेट में शक्ति है पचाने की, और उसको पचा करके और ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है। इसी तरीके से जब बुरा समय या बुरी बात आप तक पहुंचती है, आप उसको सहन कर लेते हो, तो सर आपकी शक्ति पहले से थी और आप और ज्यादा शक्तिशाली हो गए। किसने बुरा समय नहीं देखा? किसने बुरे लोगों को नहीं झेला? किसने बेइज्जती नहीं देखी? चाणक्य की बेइज्जती नहीं हुई। पाखंडी कह के, भूखा ब्राह्मण कह के, झूठा कह करके उसको धनानंद ने बाहर निकाल दिया था। देखो प्रकोप कैसा दिखा उस समय। वो ऐसा नहीं गाली उली देने लग गया, अरे तुम्हारी गाली उली नहीं देने लग गया, वो मारपीट करने नहीं लग गया, चुपचाप कसम खा करके चुटिया खोल करके निकल दिए। भाई साहब, ताकत शक्ति का परिचय दिया, सहन शक्ति आती है ना, उसके बाद लिए बदला लेने की स्ट्रेटेजी होनी चाहिए ना। लेकिन कमजोर आदमी वहीं उल्टी कर देता है, मुझे ऐसे कैसे बोल दिया। सहना सीखो सर, परिस्थितियों को सहना सीखो, हालातों को सहना सीखो, कड़वी बातों को सहना सीखो। वो कड़वी बात कोई भी कह रहा हो, बड़े कह रहे हो, कई बार दुश्मन की कड़वी बात भी सहनी पड़ती है, गुरु की कड़वी बात सहनी पड़ती है। तभी तो सहन के साथ शक्ति लगता है, सहन शक्ति। मेरी बात से एग्री करते हो? मुझे चैट पे लिख के बताओ यस। मोहम्मद रसूख जी कह रहे हैं सर आपकी ट्रेनिंग का मैं दीवाना हूं। थैंक यू वेरी मच रसूख जी। सर दीवाना मत बनिए, सीखिए और इसको इंप्लीमेंट कीजिए। दीवाना बनने से कुछ नहीं होगा। अपनी जुबान ठीक कीजिए, गौर कीजिए कि आपके मुंह से निकलता क्या है। शक्तिशाली आदमी जिसकी सोच में दम होता है ना सर, वो हमेशा नोटिस करता है कि वो क्या बोल रहा है, कब क्या बोल रहा है। वो गलती से वो भी कोई ऐसी बात नहीं निकालता जो उसके पर्सनैलिटी को खराब कर सकता है। लोग अक्सर कहते हुए मैं इनको सुनता हूं, अरे मेरी लाइफ में बहुत टेंशन है सर, आपको पता नहीं कितनी दिक्कतें हैं मेरे साथ, बहुत दिक्कत है, बहुत समस्या है, बहुत परेशान हूं, बहुत आफत है।
एक बात बताओ, आप जब कहते हो कि सर बहुत टेंशन है, ये कहने से आपका टेंशन कभी दूर होगा? आप जब ये कहते हो कि आपके साथ बहुत समस्याएं हैं, ये कहने से क्या समस्याएं दूर होगी? सर इसका समाधान करना पड़ेगा ना। आपको समस्या पता है, जब आपको यह पता चल जाए कि आपके घर में सांप निकला है, सर सांप को छोड़ दोगे, रहने दोगे अपने घर में, निकाल के बाहर करोगे? बाहर करोगे ना। तो जब आप ये चीजें बोलते हो, आपको पता है कि इससे समस्याएं ठीक नहीं होने वाली और इससे आपका मूड और हालात और ही खराब होता है। क्योंकि जब आप बोलते हो कि मेरी हालत बहुत खराब है, इसके आप उस वक्त अपना मेंटल स्टेटस चेक करो। आप उस वक्त खुद में दुखी फील करते हो। अगर दुखी नहीं भी हो, बोल के देखो, अरे मैं तो बहुत टेंशन में रहता हूं दिन रात। सर अगर टेंशन में नहीं भी हो तो ये बोलने के बाद आप टेंशन में आ जाओगे उस वक्त। तो जब आपको पता है कि ये प्रॉब्लम करता है आपके मेंटल स्टेटस पर, आपके दिमाग को डिस्टर्ब करता है, आपके काम को डिस्टर्ब करता है, तो ऐसी बात बोलते क्यों? ये क्यों नहीं कहते अपने सर से कि आप सर आपको नहीं पता कि मेरे में कितनी स्ट्रेंथ है, मेरे में क्या क्या खूबियां हैं, उनको इस्तेमाल करके मैं एक दिन बड़ा आदमी बन जाऊंगा। ये सब बातें क्यों नहीं बोलते? आज के बाद ये कहना बंद करो, अपनी दिक्कतों को गिनाना बंद करो। मुंह से जो अपनी दिक्कतें निकाल के चार आदमी को बताते हो ना, ये भी दिक्कत है, क्या हमदर्दी लेने, गर्लफ्रेंड पटाने के लिए निकले हो? कोई फायदा नहीं है सर इससे। कमजोरी अगर जान गए हो, उसको ठीक करो, उसको पालो नहीं। और हमेशा ना ग्रैटिट्यूड रखो, गुरु के लिए, अपलाइन के लिए, भगवान के लिए, दूसरों के लिए। जब आपके साथ कुछ बुरा होता है तो उसका क्रेडिट हमेशा खुद को दो, किसी और की वजह से नहीं। मेरी किसी ना किसी गलती की वजह से मेरे साथ ये हुआ है, हमेशा ये कहना शुरू करो और उसको एनालाइज करो किस गलती की वजह से हुआ है। जब आप ये कहते हो कि इसकी वजह से मेरे साथ ये बुरा हुआ, तो आप कभी एनालाइज नहीं करोगे कि आपकी गलती थी कहां, और आप कभी भी सुधर नहीं सकते। दो गलती दोबारा करने की गुंजाइश बढ़ जाती है जब आप कहते हो कि उसकी वजह से मेरे साथ गलत हुआ है। तो सारी गलती तो आपने उसमें देख ली ना, आपने तो गलती देखी ही नहीं, तो सुधारोगे क्या? जब आप ये कहना शुरू कर देते हो कि जरूर मैंने कुछ गलती करी है जिसकी वजह से मैं आज ये भुगत रहा हूं, फिर आप सोचना, मनन, चिंतन शुरू करते हो और अपने आप को बेहतर करना शुरू करते हो। फिर अगली बार वो गलती नहीं होती, फिर आप बेहतर सिचुएशन में पहुंचते हो। लेकिन जब कुछ अच्छा हो तो अच्छा होते वक्त ये मत कहो कि मेरी वजह से अच्छा हुआ है। अच्छा होने वक्त अच्छा हुआ तो क्रेडिट हमेशा किसी और को दो, ना मिले तो भगवान को दो क्रेडिट। मैं तो हमेशा कहता हूं, मेरे साथ जो भी अच्छा हो रहा है, भले कर मैं रहा हूं लेकिन करवा मुझसे ऊपर वाला रहा है। भले प्लानिंग मेरी है लेकिन उस प्लानिंग करने की बुद्धि मुझे ऊपर वाला देता है। तो कभी घमंड नहीं आता, कभी ये नहीं आता कि मैं ताकतवर, मैं अच्छा, मैं वाली फीलिंग नहीं आती सर। और जब आपके पे घमंड का लेवल चरम पर होता है ना, तो समझ लो पतन की शुरुआत वहीं से होती है। रावण के पतन का कारण घमंड था। घमंड में आदमी अंधा होकर के वो सारी चीजें करता है जो उसके विनाश का कारण बनती है। और इस घमंड से बचे रहने का एक ही तरीका है, आपके साथ जो भी अच्छा हो रहा है, जो भी अच्छा काम कर पा रहे हो आप, जो भी बेहतर कर पा रहे हो, उसका क्रेडिट किसी और को दो और भगवान को तो हमेशा ही दो, क्योंकि उसी की वजह से सब कुछ हो रहा है। लेकिन जब बुरा हुआ तो क्रेडिट किसी और के पास नहीं जाना चाहिए कि भगवान मेरे साथ बुरा कर। ऐसा नहीं, बुरा हो तो क्रेडिट खुद को, तभी तो एनालाइज करोगे। विश्वामित्र जब राम को लेने आए थे ना, वो टाइम ऐसा था कि ऋषि मुनि जब तपस्या वगैरह करते थे तो राक्षस लोग बड़ा परेशान करते थे उनको जंगल में। तो विश्वामित्र अयोध्या गए राम को लेने के लिए कि राम उन राक्षसों को मारेगा। राम का उस वक्त राज्याभिषेक हुआ था नया नया। तो जब दशरथ के पास पहुंचे कि जरा भाई साहब अपने लड़के को भेजो, तुम्हारा लड़का हमको चाहिए, बहुत दिक्कत कर रहा है राक्षस। तो दशरथ बोले, अरे भाई साहब ऐसे कैसे, लड़का अभी भी कॉलेज पास आउट होकर के आया है, इसको काहे ले जा रहे हो? अभी तो लड़का जवान है, इसको खेलने खाने दो थोड़ा। पूरी सेना ले जाओ, इतनी बड़ी सेना है मेरे पास, टैंक वैंक सब भेजते हैं, इसको ले जाओ, एक एक राक्षस को चुन चुन के मारेंगे। तो विश्वामित्र ने क्या कहा, बड़ा ध्यान से सुनना। वो कहते हैं कि इन चार चीजों में से किसी भी एक चीज में अगर अधिकता हो जाए किसी इंसान के पास, तो उस आदमी में घमंड हो जाता है। वो चार चीजें क्या हैं? सबसे पहला धन। किसी के पास बहुत पैसा हो गया तो भैया घमंड तो आ ही जाता है, हम पता है फॉर्च्यूनर लिए हैं भैया, फॉर्च्यूनर का घमंड। दूसरा बल, बहुत ताकत है,
ताकतवर आदमी पूरी दुनिया को कमजोर समझता है, वो किसी को भी कुछ समझता ही नहीं। फिर जिसके पास बहुत ताकत है, बहुत बल है, दुनिया में कमियां निकालता रहता है। उसके बाद बुद्धि, जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है उसको पूरी दुनिया बेवकूफ दिखती है। फिर सुंदरता, जो सुंदर आदमी होता है वो अपने चौड़ में रहता है, मैं सुंदर हूं, चाहे लड़का हो लड़के, अरे मैं सुंदर, मैं सुंदर, मैं सुंदर, खूबसूरत। तो विश्वामित्र कहते हैं कि इन चारों में से कोई भी एक चीज किसी के पास अधिक हो जाए तो उस आदमी को घमंड हो जाता है। राम में ये चारों चीजें हैं और भरपूर हैं, फिर भी घमंड नहीं है, इसलिए उसको लेने आया हूं, इसलिए राम ही चाहिए। मैं लोगों को देखता हूं बाइक के पीछे लिखवाएंगे जय श्री राम, हेडलाइट पे लिखवाएंगे जय श्री राम, टी शर्ट में लिखवाएंगे जय श्री राम, मुंह से जोर जोर से चिल्लाएंगे जय श्री राम। अरे मुंह से बोलोगे कि स्टिकरें लगवाओगे कि राम से कुछ सीखोगे भी? हम भगवान में मानते जरूर हैं लेकिन भगवान की नहीं मानते। राम का चरित्र कैसा था यह भी तो देखो। पूरा राज्य बोले भरत को दे दो, दे दो, क्या दिक्कत है, भाई है अपना, ले 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 ले। आज के टाइम में अगर भाई बोल दे भैया वो गांव वाला घर आप रख लो, शहर वाला घर हम रख लेते हैं, उसमें थोड़ा सा बनाते हैं, थोड़ा जमीन वो काम हो जाएगा, तुरंत कॉलर पकड़ लोगे। ऐसे कैसे? नहीं नहीं कुछ नहीं, दोनों मेरा है, बाबूजी बोल के गए मेरा है, तुम्हारा एक उधर वाला जमीन है पीछे खेत वाला, बस वही है, बाकी दोनों घर मेरा है। लिखवाओगे जय श्री राम और हरकत सारा रावण वाला करोगे। रावण यही तो था, अपने भाई को विभीषण को लात मार के बाहर कर दिया। हरकतें हमारे यही होती हैं रावण वाली, और लिखवाएंगे जय श्री राम। मैं देखता हूं गाड़ियों के पीछे स्टिकर लगा होता है महाकाल, और वो जो स्टिकर लगाया रहता है गाड़ी में वो पूरा चौड़ में रहता है। रिक्शा वाला कहीं टच हो गया तो रिक्शा वाले को एक थाप मार देगा, तुम पता नहीं कौन है, महाकाल लिखा हुआ मेरे पीछे। किसी सब्जी वाले से लड़ेगा, छोटे छोटे लोगों से लड़ेगा। अरे महाकाल का मतलब मालूम क्या होता है? महाकाल का अगर स्टिकर लगवा के रखे हो तो महाकाल से सीखो ना, वो कैसे उनकी तरह बनो, तो बनने की कोशिश तो करो। महाकाल का मतलब महाकाल, मतलब महाविनाशक। महाविनाशक किस चीज का? दुनिया की सारी बुराइयों का विनाशक। दुनिया में जितनी बुरी चीजें वो सबको खत्म करने वाले, ये नहीं कि कमजोर लोगों को थाप लगाने वाले। अरे रिक्शा वाला अपना काम कर रहा है, उस जरा सटा भी दिया तो क्या जरूरत है उसे लड़ने का? बजाय उसको अगर दो लाइन बोल दोगे, अरे भाई साहब कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा ठीक से चला लिया करो, खुश रहेगा वो भी। सिक्योरिटी गार्ड से लड़ते हुए मैंने देखा है, फॉर्च्यूनर वाले को सिक्योरिटी गार्ड से लड़ते हुए। अरे सिक्योरिटी गार्ड को दिन में 2 बार अगर सिर्फ इतना पूछ लो क्या हाल है गार्ड साहब, मैं अपनी सोसाइटी में करता हूं, मैं जब भी नीचे उतरता हूं अपने, क्या हाल है गार्ड साहब, क्या हाल है गार्ड साहब, क्या हाल है गार्ड साहब करता रहता हूं। बस इतने ही से ना गार्ड वो खुश रहता है, वो मुझे एक्स्ट्रा 4 बार सलाम करता है वो, बस इतना पूछ देने से। और ऐसे आदमी से लड़ते हो, स्टिकर लगवाते हो महाकाल, बेवकूफ। सोच में ताकत होनी चाहिए सर, मानसिक मजबूती जरूरी है। ये सब ना मानसिक अपंगता, मानसिक विकलांगता के लक्षण हैं, ये सब करना कमजोरी का निशानी है। फॉर्च्यूनर खरीद लिए तो हम ताकतवर है? अरे फॉर्च्यूनर तो गाड़ी है, टोयोटा ने बनाया, टोयोटा वाले ताकतवर है, तुम थोड़ी हो। तुम तो ताकतवर तब बनोगे जब अपने मानसिक चीजों को विकसित करोगे, जब अपने काबिलियत डेवलप करोगे, चरित्र लाओगे राम वाला, चरित्र लाओगे महाकाल वाला, तब जाके ताकतवर बनोगे ना। जो मजबूत लोग होते हैं ना, देखो आदमी की मजबूती ना एक और चीज से पता चलती है कि आपके दुश्मन कितने बड़े हैं, आपके कॉम्पिटिटर कितने बड़े हैं। एक किस्सा आपको सुनाता हूं किशोर कुमार का। एक बार संजय गांधी जब उस वक्त थे, तो संजय गांधी और किशोर कुमार की जान पहचान थी। तो संजय गांधी और किशोर कुमार किसी पार्टी में मिले थे और संजय गांधी ने किशोर कुमार को बोला जरा अपना वो गाना उन्होंने सुनाओ जरा। तो किशोर कुमार बोले तो मैं तो गाने की फीस लेता हूं, तो फीस लूंगा तब सुनाऊंगा। तो संजय गांधी को लग गया बुरा,
तो उन्होंने क्या करा, जितने टीवी वाले थे उस टाइम पे, जितने रेडियो चैनल थे, सब पे किशोर कुमार को बैन करवा दिया। और पूरे 1 साल तक किशोर कुमार बैन रहे थे। तो किशोर कुमार भाई परेशान। अच्छा, अब यहां पर देखो, मोहम्मद रफी जो किशोर कुमार के सबसे बड़े कॉम्पिटिटर थे उस वक्त, इन दोनों की एकदम 36 का आंकड़ा था। 36 का आंकड़ा कहने का मतलब गाने में कॉम्पिटिटर। किशोर कुमार के बराबर अगर कोई था तो मोहम्मद रफी, और मोहम्मद रफी के बराबर कोई था तो किशोर कुमार। मोहम्मद रफी को पता चला कि किशोर कुमार के साथ ऐसा ऐसा हुआ है, और मोहम्मद रफी की जान पहचान थी उस टाइम पे इंदिरा गांधी से। तो उन्होंने बोला कि किशोर कुमार के साथ ऐसा ऐसा हो गया, जरा देख लीजिए, करा दीजिए। तो उन्होंने करा दिया, ठीक, सब कुछ बैन वैन सब हटवा दिया। ये बात किशोर कुमार ने बताया है। तो समझने सोचने वाली बात यह है कि मोहम्मद रफी को यह डर नहीं था कि मेरा कॉम्पिटिटर मर जाए, सड़ जाए, इसका बैन हो जाए तो कितना बढ़िया, मैं ही राजा रहूंगा। सब ताकतवर आदमी ना अपने कॉम्पिटिटर को हमेशा जिंदा रखता है, और वो कॉम्पिटिटर जो सबसे सख्त कंपटीशन देता है, क्योंकि उसको पता है कि यही मुझे बेहतर बनाएगा, क्योंकि अगर ये मुझे उंगली नहीं करेगा तो मैं बेहतर नहीं बनूंगा। बुरे हालात और मजबूत दुश्मन आपकी ताकत की औकात बताते हैं। जिस आदमी ने बुरे हालात नहीं झेले और जिसके बड़े दुश्मन नहीं है, मुकेश अंबानी जिसका दुश्मन है, समझ लो कैसा आदमी होगा वो। मतलब मुकेश अंबानी को उसने परेशान कर रखा, वो किस तरह का आदमी होगा वो। महात्मा गांधी, भगत सिंह, इनके कॉम्पिटिटर कौन थे, इनके दुश्मन कौन थे? अंग्रेज। सीधा अंग्रेजों से लाकर लड़ गए और लड़ते ही रहे पूरी जिंदगी, महान बन गए। इनकी महानता का परिचय पूरी दुनिया देती है, क्योंकि इनके दुश्मन इतने बड़े थे, इनके कॉम्पिटिटर इतने बड़े थे। ये चिन्ने मुन्ने छुटकू से नहीं लड़े, रिक्शे वाले से लड़ते फिर रहे हैं, सिक्योरिटी गार्ड से लड़ रहे हैं, और सब्जी वाले से लड़ रहे हैं, पता चले राह चलते कोई बच्चा है उससे लड़ रहे हैं, कॉलेज में लौंडे लफाड़ों से लड़ रहे हैं। अरे, और गाड़ी के पीछे लिखवाओगे महाकाल, यही महाकाल हो। देखो, मजनू बनने का इतना ही शौक है ना, तो मेहनत को अपनी लैला बना लो, क्योंकि जिसने मेहनत से मोहब्बत कर ली ना, ये उसकी जिंदगी बना देती है। एलॉन मस्क अगर कह दे कि मैं चांद पे दुनिया बसाने का सोच रहा हूं, दुनिया बसाने वाला हूं, तो तुरंत हम लोग फिर प्रॉपर्टी डीलर ढूंढने लग जाएंगे चांद का। भैया इन्वेस्टमेंट करना है, एलॉन मस्क ने बोल दिया है, कहां कहां सस्ता मिल रहा है, चांद पर है। लेकिन वहीं आपने अगर बोल दिया कि मैं चांद पर शिफ्ट होने वाला हूं, तुरंत 4 लोग हंसेंगे, ए चांद पे जाएगा, धरती पे रहने का जगह नहीं है, एक कमरे के घर में रहते और चांद पे रहने जाएगा, बाप। मजाक उड़ाएंगे लोग। मालूम क्यों? कमजोर समझते हैं आपको लोग, जानते हैं ऐसे ही आदमी है, कुछ औकात है नहीं इसकी, कमजोर आदमी है, कुछ करने की शक्ति है नहीं, मुसीबत झेल नहीं सकता, 2 आदमी कड़वी बात बोल, ऐसे ही है, फालतू आदमी है, भरोसा नहीं करेंगे। लेकिन इलॉन मस्क बोले तो क्यों लोग भरोसा करते हैं? उसने साबित किया अपने आप को। वो कुछ भी बोल दे, मंगल ग्रह को खत्म कर देंगे, सीधा मंगल के बाद बुध आएगा, मंगल दिन हफ्ते में 7 दिन नहीं 3 दिन होंगे, वो लोग उस पर भी यकीन कर लेंगे, क्योंकि इलॉन मस्क बोल रहा है। भाई आप बोल करके देखो, तमाचा ना मारे आपको। ताकत, सोच, सारी शक्ति सोच की है, शारीरिक शक्ति नहीं। कहते हैं कि मन मजबूत हो, शरीर कमजोर हो, सर चलता है, लेकिन शरीर मजबूत और मन कमजोर तो बिल्कुल नहीं चलेगा। क्योंकि जिसके पास मानसिक शक्ति है वो दुनिया का विराज कर सकता है, शारीरिक जिसके पास शक्ति है वो सिक्योरिटी गार्ड बन सकता है, वो होटल का दरबान बन सकता है, दुनिया पर राज करने वाला नहीं बन सकता। दुनिया पर राज करने वाला वही बन सकता है जिसका मानसिक शक्ति है, यहां से ताकतवर है, वो वही राज करता है। आप कमजोर नहीं हो, बस आपने अपनी ताकत को मंझा नहीं है। दुनिया में हर किसी के पास भगवान ने एक स्पेशल टैलेंट तो दिया है, कुछ ना कुछ टैलेंट हर किसी के पास है, बस हमने उस टैलेंट को मंझा नहीं है, मतलब उसकी प्रैक्टिस नहीं करी है। एक छोटी सी स्टोरी शेयर करता हूं आपको सुरेश ओबरॉय की। सुरेश ओबरॉय का एक इंटरव्यू मैंने सुन रहा था, तो बताते हैं कि जब नया नया वो फिल्म इंडस्ट्री में काम मांगने के लिए आए थे ना, तो कोई काम दे नहीं रहा था, तो किसी ने उसको सजेस्ट किया कि भाई तुम्हारी आवाज़ अच्छी है, रेडियो पर क्यों नहीं ट्राई करते। तो रेडियो पर जब वो ट्राई करने के लिए गए तो उनको एक ऐड मिला, एक साबुन का ऐड उनको बोलना था रेडियो पर, और 8 सेकंड का वो ऐड था।
तो उनको बोला गया था कि 8 सेकंड में तुमको इस तरीके से बोलना है कि, क्योंकि रेडियो ही सब कुछ था भाई, आवाज जनता को क्लियर सुनाई दे, फीलिंग के साथ सुनाई दे, टोन अप डाउन वगैरह सब हो। और पहली बार सुरेश ओबेरॉय ने वो 8 सेकंड की स्क्रिप्ट 20 सेकंड में पढ़ी। तो डायरेक्टर ने बोला भाई 20 सेकंड में नहीं होगा, 8 सेकंड में ही लाना पड़ेगा। तो कितना कितना करके 8 सेकंड 10 सेकंड में बोल तो दिया उन्होंने, लेकिन वो बोले ऐसा बोलने वाले भी ना समझ आ रहा। तो डायरेक्टर ने बोला एक दिन का समय लो, प्रैक्टिस करो, हो जाएगा, करो। तो घर पे गए, अगले दिन पूरे वो बताते हैं कि 8 घंटे उनको लगे 8 सेकंड की स्क्रिप्ट को प्रैक्टिस करने में, 8 घंटे, और तब जाकर के वो बोल पाए। तो वही वो बताते हैं कि देखो, अच्छी आवाज दुनिया में न जाने कितने ऐसे लोगों के पास होगी, लेकिन उस अच्छी आवाज होने के बावजूद उन्होंने अपनी आवाज को निखारा नहीं, उस पर प्रैक्टिस नहीं किया है, उसको मंझा नहीं है, तो वो स्क्रिप्ट को वो 8 सेकंड में खूबसूरती से नहीं बोल पाते। सर ताकत सबके पास है, ऐसा नहीं है कि मेंटल पावर आपके पास नहीं है, ऐसा नहीं है कि मेंटली आप कमजोर हो, बस आपने मंझा नहीं है। मंझा कहने का मतलब मुश्किल टाइम आते ही आपने भरपूर एक्शन नहीं लिए, जरा सा टफ टाइम आते ही आप सरेंडर कर जाते हो। जरा सा कुछ गड़बड़ हुआ, अरे इधर काम नहीं हो रहा, 40,000 हो चुका है, 50 कर सकते थे, 10 बचा है, अब 10 होगा नहीं, अब 2 ही घंटे बचे हैं, सरेंडर कर जाते हो। सर उस 2 घंटे में जान लगा देते ना, जितने फोन बुक में नंबर थे सबको फोन मिलाते ना, सबसे रिटेलिंग की बात करते ना, अगर उस 2 घंटे में अपनी जान लगा देते ना, सर ये मंझ जाता। अगले महीने जब दिक्कत आती ना, आपको पता है कि अच्छा पिछले महीना मैं कर चुका हूं, इस महीने फिर निकाल दूंगा, लेकिन आप सरेंडर करके बैठे कुछ होगा नहीं है। अरे भाई साहब, ताकतवर हो आप, शक्ति है आप में, बस मंझना पड़ेगा, प्रैक्टिस चाहिए, प्रैक्टिस। कपिल शर्मा देखते हो ना, कपिल शर्मा को कौन सा टैलेंट है उसके पास, बताओ तो जरा आप। बकैती, देहाती भाषा में बोले तो कपिल शर्मा बकैती ही तो करता है, लेकिन बकैती करने में अपने आप को इतना मंझा है उसने, इतनी प्रैक्टिस करी, इतना अभ्यास किया है कि भैया बॉलीवुड के बड़े बड़े सितारे अपनी फिल्म को प्रमोट करवाने के लिए उसके पास आते हैं। आपके साथ पास सर कुछ भी हो, कैसी भी स्किल हो, स्किल तो सबके पास है, कुछ ना कुछ है, बस उसको मंझ लो आप। किसी को अच्छा बोलना आता हो, किसी को हो सकता है शारीरिक पर्सनैलिटी अच्छी हो, कोई अच्छा चिंतन कर सकता हो, कोई अच्छा प्लान कर सकता हो, कोई अच्छा सेल्स कर सकता हो, कोई अच्छा प्रेजेंटेशन कर सकता हो, कोई अच्छा ग्रुप मीटिंग कर सकता हो। सर हर आदमी में कुछ ना कोई स्किल तो है, बस उसको मंझने की जरूरत है। मंझ लिया तो फिर तो खिलाड़ी। किसी के पास वो कहते हैं सर मैं फोकस नहीं कर पाता हूं, बुक पढ़ने जाता हूं, फोकस नहीं कर पाता हूं। अरे तो प्रैक्टिस करो फोकस की। कोई कहता है सर मैं अच्छा बोलना चाहता हूं, प्रैक्टिस करो उसकी। कोई कहता है सर मैं मेडिटेट करना चाहता हूं, अरे प्रैक्टिस करो उसकी। कोई कहता है सर नेगेटिव थॉट्स बहुत आते हैं मेरे में, अरे प्रैक्टिस करो पॉजिटिव थॉट्स बार बार लाने की। कोई कहता है सर मैं कंसिस्टेंट नहीं रह पाता हूं, बहुत बार कसम खाता हूं कंसिस्टेंट लगातार काम करूंगा, अरे तो प्रैक्टिस करो उसकी। बार बार फेल हो गए इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि प्रैक्टिस कहते ही उसी चीज को है, अभ्यास उसी को कहते ही है कि जहां पर आप बार बार फेल होते हो। और बार बार अगर फेल हो रहे हो तो ये अच्छी बात है कि आप प्रैक्टिस कर रहे हो सर, और एक दिन उसमें निपुणता इस कदर आएगी, उसमें माहिर हो जाओगे आप। सचिन तेंदुलकर पहले दिन से थोड़ी महान बैट्समैन है, ना जाने कितनी रातें कितने दिन उसने प्रैक्टिस करी होगी, कितना अभ्यास किया होगा, तब जाके मास्टर ब्लास्टर बनाना, तब जाके दुनिया का महान बल्लेबाज बनाना। दुनिया का कोई भी सिंगर, कोई भी डांसर, कोई भी एक्टर, कोई भी बल्लेबाज, कोई भी फुटबॉलर, सबने ना जाने कितना अपने आप को मंझा है। सर ताकत सबके पास है, बस मंझा नहीं है, इसलिए आप पीछे हो। आपको दुनिया में अगर लोग नहीं जानते हैं तो सिर्फ इसलिए कि आपने प्रैक्टिस नहीं करी है उस चीज की। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, मंझ लो सर, मंझ लो। आप कितने आज मजबूर हो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। अभ्यास का दामन कुछ इस कदर थाम लो कि दुनिया में जो भी आपको खोएगा ना, वो जिंदगी भर रोएगा। और जब हम प्रैक्टिस करते हैं ना, तो प्रैक्टिस के भी डिसिप्लिन होते हैं, संयम और नियम। कोई भी अभ्यास करने का 2 प्रिंसिपल हमेशा याद रखो, संयम के साथ अभ्यास और नियम के साथ अभ्यास। क्या मतलब, समझाता हूं। एक कोई तो स्विमर को ओलंपिक में गोल्ड मेडल मिलता है, तो न्यूज़पेपर वाले आकर के कहते हैं भैया आज तो बड़ा आपका लकी दिन है, आपको गोल्ड मेडल मिला है स्विमिंग में। तो स्विमर कहता है कि मैं पिछले 4 सालों से
हर रोज 8 घंटे पानी के अंदर प्रैक्टिस करता हूं। 4 साल 8 घंटे हर रोज, तू भी प्रैक्टिस कर ले, तू भी लकी हो जाएगा, तेरे को भी मिल जाएगा गोल्ड मेडल। इसमें कौन सी बड़ी बात है? अब समझना ये चीज। पिछले 4 सालों से प्रैक्टिस कर रहा है, मतलब वो संयम के साथ कर रहा है, पेशेंस के साथ कर रहा है। ऐसा नहीं कि अभी सुबह गए, अभी मैं ओलंपिक में सुबह गए, शाम को गोल्ड मेडल चाहिए, ऐसा नहीं। 4 सालों से हर रोज 8 घंटे, यानी कि नियम के साथ उसने नियम बना रखा है, हर रोज 8 घंटे। और इसी को संयम और नियम जब एक साथ मिलता है तो उसको हम इंग्लिश में कहते हैं डिसिप्लिन, हिंदी में कहते हैं अनुशासन। कामयाबी कैसे नहीं मिलेगी सर? हमारे साथ दिक्कत क्या है? आज कोई सेमिनार सुने, आज कोई ट्रेनिंग सुने, आज कोई मोटिवेशनल बात हो गया, अरे एनर्जी, 2 दिन काम करेंगे ऐसा कि आज तक कभी किए नहीं, लेकिन तीसरे दिन सर बहुत तबीयत खराब है, बुखार आ गया, आपको पता नहीं है सर। फिर उसके बाद 1 हफ्ते कुछ नहीं, 10 दिन कुछ नहीं, फिर एक दिन कोई बोलेगा कुछ, कहीं से कुछ सुन लोगे, ताकत 2 दिन फिर काम करो, कुछ नहीं। मैंने अक्सर लोगों को कहते सुना है, लोग कहते हैं सर 3 साल से लगा हुआ हूं, कुछ हो नहीं रहा है। और मैं ऐसे आदमी से सिर्फ एक ही बात पूछता हूं, 3 साल मुझे मत बता, मुझे सिर्फ ये बता कि 3 साल में कितने दिन लगातार काम किया तूने। फिर वो आदमी चुप हो जाता है, सर ये कितने दिन लगा, उसका हिसाब नहीं है उसके पास। लगातार कितने दिन काम किया उसका हिसाब नहीं होता, 3 साल गिन रहा है वो। सर संयम और नियम, संयम मतलब 3 साल अच्छी बात है, लेकिन नियम 3 साल में कितने दिन लगातार, प्रैक्टिस उसको कहते हैं ना। आपने किसी जिम में बॉडी बिल्डर को देखा है कि एक दिन वो बड़ा एकदम डम खूब डंबल वंबल उठाता है, उसके बाद महीना भर सो जाता है? सर कंसिस्टेंट, हर रोज उसको पता है, हर रोज पूरी डाइट फॉलो करेगा, पूरी एक्सरसाइज हर रोज मेंटेन करेगा। मेडिटेशन करने वाले हर रोज मेडिटेशन करते हैं। 90% लोग मेहनत करते हैं सर, लेकिन 90% उन 90% लोगों को, उन 90% लोगों में से 90% लोगों को रिजल्ट नहीं मिलता। फिर से बोलूं, 90% लोग मेहनत करते हैं, लेकिन उन 19% लोगों में से 90% लोगों को मेहनत का रिजल्ट नहीं मिलता। कारण सिर्फ इतना ही है, ना उनमें संयम है, ना उनमें नियम है। कभी भी कुछ भी मन किया आज कर लेंगे 2 घंटे, फिर 1 हफ्ते गायब। भाई साहब, कई स्टूडेंट को कहते सुना होगा ना, हमने 3 साल मेहनत की, हमारा आईआईटी नहीं निकला, हमारा मेडिकल नहीं निकला, हमारा ये नहीं निकला। कहां से निकलेगा? 3 साल मत गिनाओ, घंटे बताओ, कितने घंटे लगातार, कितने दिन लगातार। सर डिसिप्लिन अनुशासन के साथ कोई काम करो ना, समय बहुत कम लगता है, कम समय में रिजल्ट बहुत ज्यादा आता है। आपको मैं कहता हूं 3 महीने कंसिस्टेंट अपने आप को झोंक दो ना इस आग में कि मैं डेली प्लान करूंगा, डेली मीटिंग करूंगा, डेली काम करूंगा। सर 3 महीने बाद ऐसा निखर के आप आओगे ना, खुद को नहीं समझ में आएगा कि मैं यही था 3 महीने पहले। हर आदमी जो आपसे मिलेगा, हर आदमी जो आपसे बात करेगा, वो कहेगा 3 महीने पहले कुछ तो और था, और आज 3 महीने बाद इतना बदल गया, कैसे? लेकिन जिंदगी के 25 साल 30 साल निकल चुके होंगे, आज तक कोई आदमी, एक आदमी नहीं बोला होगा तू बड़ा बदल गया है रे, तेरे में बड़ा पॉजिटिव बदलाव आया है रे। आज तक एक आदमी नहीं मिला होगा, क्योंकि आपने लगातार नहीं करा अभ्यास, लगातार मेहनत नहीं करा। सर मैं 3 महीने कहता हूं, लोग कहते हैं ना 3 साल लगातार करो, 10 साल लगातार करो। अरे फालतू की बात है, 3 महीने लगातार करके तो देखो, ऐसी जिंदगी पलटेगी ना। सिर्फ 3 महीने लगा, और 3 महीने भी नहीं कर सकते हो, मैं कहता हूं 30 दिन बस लगातार कर लो, सिर्फ 30 दिन लगातार। बहुत बड़ी बात है सर 30 दिन लगातार करना। अभी मैंने फेसबुक पे लिखा भी था, जब कोशिशें अपनी चरम पर होती है ना, तो वहां नसीबों को भी सर झुकाना पड़ता है। दिक्कतें ये है कि हमारी कोशिशें चरम पर तो छोड़ो, यहां जाती है फिर नीचे गिर जाती है, यहां जाती है फिर नीचे, यहां फिर नीचे। स्ट्रेस्ड हार्डवर्क है आज के टाइम पे लोगों का, स्ट्रेस्ड। बहुत मेहनत करने में बहुत ताकत लगती है। ताकत इसलिए लगती है कि सर आपने मेहनत को अपनी आदत में शामिल नहीं किया है। मेहनत को अपनी आदत में शामिल कर लो ना, और आदत बनने में बस कुछ दिन लगते हैं। 1 महीने जो मैं 30 दिन की बात कर रहा हूं ना सर, दुनिया में कोई भी काम आपको प्लान करने में एक्सपर्ट बनना है, सेल्स में एक्सपर्ट बनना है, हारमोनिया बजाना है, सिंगर बनना है, बल्लेबाज बनना है, कबड्डी खेलना है, फुटबॉल खेलना है, बोलना है, कुछ भी करना है सर 30 दिन लगातार प्रैक्टिस तो करके देखो। किसी का बाप नहीं रोक सकता आपको उसमें माहिर बनने से। हां कह रहा हूं, टेबल ठोक के कह रहा हूं, किसी का बाप नहीं रोक सकता आपको उसमें माहिर बनने से। लेकिन मेरी कंडीशन सिर्फ इतनी है कि 30 दिन लगातार, एक दिन भी ब्रेक नहीं। नौटंकीबाजी नहीं चाहिए सर, आज तबियत खराब हो गई, आज इसकी तबियत, आज उसकी तबियत, आज ये काम हो गया, होगा, ये नौटंकीबाजी नहीं चाहिए। 30 दिन का मतलब 30 दिन लगातार कुछ भी चुन लो सर, माहिर बन जाओगे 30 दिन में।
और ना माहिर बने तो आपको पता चल जाएगा कि मैं माहिर बनता जा रहा हूं, माहिर बनने वाला हूं। चार बजे उठना है, बहुत ताकत लगती है ना 4 बजे उठने में। मुझे तकरीबन महीना भर से ज़्यादा हो गया है, इन दिनों मैं 4 बजे उठ रहा हूँ। शुरुआत के 1 हफ्ते 10 दिन तो बहुत ताकत लगी, मतलब हर रोज़ सुबह मन यही कहे कि आज छोड़ दे भाई। लेकिन मैं उस वक्त अपने आप से सर बस यही सवाल पूछता कि आज तो छोड़ दूंगा, लेकिन जब 8 बजे 7 बजे 6 बजे नींद खुलेगी उस वक्त क्या जवाब दोगे? फिर तो एक्सक्यूज़, फिर तो मलाल रहेगा ना। उस वक्त मूड अच्छा होगा या मूड खराब होगा? मूड खराब होगा। बस हर रोज़ अपने मन को इसी तरीके से जवाब दे करके उठ जाता था। आज महीना भर से ऊपर हो गया, अलार्म की ज़रूरत नहीं पड़ती है, अपने आप 4 बजे उठता हूँ। 4 बजे उठता हूँ, दौड़ता हूँ, योगा करता हूँ, मस्त। आदत पे शामिल कर ली ना सर। दुनिया में कितनी भी अच्छी चीज़ और कितनी भी बुरी चीज़ आप उसको आदत में डाल लो, आपके लिए वो आसान हो जाएगा। जैसे मेरे जैसे आदमी को आप दारू का एक पैक दोगे बहुत मुश्किल है, मैं नहीं पी सकता क्योंकि मैं पीने वाला नहीं हूँ, कड़वा। लेकिन कई ऐसे लोग हैं पियक्कड़, एक्सपर्ट है, वो माहिर है, ओलंपिक गोल्ड मेडल ले लें वो दारू पीने में, बोतल का बोतल कटक जाए, उनको बोतल रखो ना 5 मिनट के अंदर बोतल खाली मिलेगा आपको। क्यों? आदत हो चुकी है उनको, तो एक्सपर्ट है। इसी तरीके से दुनिया में ऐसे कितने लोग हैं जो 20 साल 15 साल 10 साल से सुबह 4 बजे उठते हैं, उनको 4 बजे उठने में कोई तकलीफ नहीं है, आराम से। जैसे आप दिन के 9 बजे उठते हो वैसे वो दिन के सुबह 4 बजे उठ जाते हैं। और 4 बजे उठने का फायदा क्या है मालूम? इसका स्पिरिचुअल बेनिफिट है। जब सुबह 8 बजे 9 बजे 10 बजे आप उठते हो ना सर, दुनिया के सारे राक्षस उस वक्त जगे हुए होते हैं। राक्षस कहने का मतलब जितने नेगेटिव एनर्जी वाले लोग होते हैं, स्ट्रेस्ड लोग होते हैं, परेशान लोग होते हैं, समस्याओं वाले लोग होते हैं, वो सब जगे हुए होते हैं। तो नेचर ना फुल ऑफ नेगेटिव एनर्जी होती है और आप उसी नेगेटिव एनर्जी के जोन में जाग रहे हो, तो जगते ही आपको एक नेगेटिव एनर्जी मिलती है। लेकिन वहीं सुबह 4 बजे कौन लोग जगते हैं? मेडिटेशन करने वाले, योग करने वाले, अभ्यास करने वाले, या कुछ बड़ी उपलब्धि के लिए वो लगातार प्रयासरत हैं, वो लोग 4 बजे उठते हैं। ब्रह्म मुहूर्त इसीलिए तो कहते हैं। और वो लोग जब नेचर में जग करके काम कर रहे हैं तो वो उस वक्त पूरा ऑरा, पूरे सृष्टि, पूरे ब्रह्मांड का एनर्जी कैसा है? पॉजिटिव, सकारात्मक। आप देखो कि सुबह 4 बजे उठ करके ना कभी भी आपको कोई गड़बड़ काम करने का मन नहीं करेगा। सुबह 4 बजे जिस दिन आप उठ गए, मन यही करेगा कोई अच्छा भक्ति गीत सुन लें, कोई अच्छा काम कर लें, कोई एक्सरसाइज कर लें, कोई योग कर लें। कभी मन नहीं करेगा सुबह 4 बजे उठ गए तो भाई साहब कुछ सिनेमा देख लें, कोई डिस्को भांगड़ा वाला डांस कर लें, वो सब कभी मन नहीं करेगा। कुछ अच्छा ही मन करेगा सुबह उठोगे तो। क्यों? सर वो ऑरा काम कर रहा होता है। वो 4 बजे ना सकारात्मकता इतनी भरपूर होती है कि हमारे मन में कुछ अच्छा ही करने का आता है। लेकिन 9 बजे उठो, उठते ही फोन देखोगे, अरे यार लाइक नहीं आया, कम आया लाइक, इसका मैंने लाइक किया था, पिछला फोटो लाइक किया था, इसने मेरा लाइक नहीं किया, आज के बाद इसका लाइक मैं भी नहीं करूँगा। अच्छा कमेंट किया है इसने, ओ क्या लिखा है? ग्रेट, सिर्फ इतना ग्रेट लिख के छोड़ दिया। पिछली बार इसके कमेंट में तो मैंने एक लाइन पूरा लिखा था, इसने सिर्फ काफ़ी ग्रेट। अच्छा अगले इसके कमेंट में मैं भी ग्रेट लिख के छोड़ दूंगा। नेगेटिविटी आ रही है, गुस्सा आ रहा है, बुरा लग रहा है। 9 बजे उठोगे तो यही सब काम होगा, 4 बजे उठोगे तो ये सब फीलिंग नहीं आती है। स्ट्रेस्ड हार्डवर्क करोगे ना सर, तो चिंता में, टेंशन में रहोगे, बहुत मेहनत करना पड़ रहा है सर, हो नहीं रहा है सर, यही सब रहेगा। चिंता और चिंतन में मालूम फर्क क्या होता है? जब आप ये कहते हो ना ये काम कैसे होगा, ये चिंता की निशानी है। लेकिन जब आप ये कहते हो कि ये काम कैसे करूंगा, इसका मतलब वो प्लानिंग, और प्लानिंग चिंतन की निशानी है। जब मैं सोच रहा हूं कि मुझे क्या क्या काम करना है और वो कैसे कैसे करना है, तो इसका मतलब मैं चिंतन कर रहा हूं, प्लानिंग कर रहा हूं। लेकिन जब मैं अपने मुंह से ये निकालता हूं कि ये काम कैसे होगा, इसका मतलब किसी और के भरोसे मैंने छोड़ दिया, अपने भाग्य के भरोसे छोड़ दिया। कैसे होगा, बच्चे बड़े हो रहे हैं, स्कूल कैसे होगा, फीस कैसे जाएगा, 1 लाख का मैचिंग कैसे आएगा, रेंट कैसे जाएगा, अमीर कैसे बनेंगे। कभी कुछ नहीं होगा, मर जाओगे ऐसे करते करते। लेकिन जब आप कहते हो कि अमीर बनने के लिए मुझे क्या क्या करना होगा, बस ये लाइन बोलते ही आप में प्लानिंग का एहसास होता है। पेन पेपर उठाओगे, प्लानिंग करने लग जाओगे। अच्छा ये इस साल ये करना, अगले साल ये, अगले साल ये, ऐसे। अच्छा 1 लाख कमाना है तो 1 लाख कमाने के लिए मुझे ये ऐसे करना है। 1 लाख कैसे आएगा, ये नहीं बोलना बंद करो भाई। 1 लाख कमाने के लिए मैं क्या क्या करूंगा, ये बोलना शुरू करो आज के बाद। फिर देखो 1 लाख की प्लानिंग अपने आप दिमाग में आने लग जाएगी।
पर्पस ओरिएंटेड प्लानिंग करो, पर्पस ओरिएंटेड प्लानिंग, कोशिश, प्रैक्टिस, पर्पस ओरिएंटेड। पर्पस ओरिएंटेड कहने का मतलब मालूम क्या? हनुमान जी जब लंका गए थे ना पहली बार सीता जी से मिलने, तो वहां पे देखे कि चारों तरफ भैया सेना सैनिक सब तैनात है। तो हनुमान जी तो इतने बलिष्ठ तो थे ही कि सबको मारते चिरते हुए निकल जाते वो, लेकिन उन्होंने दिमाग लगाया, बुद्धि लगाया। उन्होंने सोचा कि मैं यहाँ किस लिए आया हूँ? मैं सीता माँ से मिलने आया हूँ, तो चुपचाप पहले सीता माँ से मिलूंगा, तब बाकी दूसरों से निपटूंगा बाद में। तो अपने आप को इतना छोटा कर लिया, इतना छोटा कर लिया, इतना छोटा रूप बना लिया, किसी को दिखे ही नहीं। जमीन पे चलते हुए चले गए, लेकिन किसी के नजर ही नहीं आए। सीधा वो सीता माँ के पास पहुंच गए। मतलब उनका गोल क्लियर था कि मुझे सीता माँ से मिलना है, बाकी दूसरी चीजें बाद में। बाकी जितने डिस्ट्रैक्शन है राक्षस में, ये राक्षस है, वो राक्षस है, ये है बुरा, वो बुरा, सारी बुराई इर्द गिर्द थी, लेकिन किसी से लड़े नहीं, वो किसी को कुछ किए नहीं, क्योंकि उनका गोल क्लियर है कि भाई सीता माँ से मिलना है। आपकी जिंदगी का मकसद क्या है सर? लिखो तो सही, पूछो तो सही, समझो तो सही। आज तक पता ही नहीं। गोल है सर 10 लाख रुपए महीना कमा रहा है, लेकिन उसने बोल दिया कि अरे नौकरी लगवा देंगे। नौकरी लगवा दोगे? कितने की नौकरी? 10,000, 15,000 की नहीं होगी? हाँ हो जाएगा। हाँ तो डाल दो ना, एप्लीकेशन तो मेरा डाल ही दो। ले, कहाँ 10 लाख की सोच रहे थे, 15,000 के पीछे भाग रहे हैं। समुंदर जब हनुमान जी पार कर रहे थे पहली बार, तो रास्ते में पर्वत आए। तो पर्वत ने कहा कि मैं श्री राम का बड़ा शुक्रगुजार हूं, हमेशा से उनको मानता हूं। आप उनके दूत हैं तो आइए थोड़ी देर हमारे पर्वत पर रेस्ट कर लीजिए, उसके बाद जाइएगा लंका। तो हनुमान जी कहते हैं कि अभी रेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि अभी मैं निकला हूं राम का काम करने के लिए। तो जब तक राम का काम खत्म ना कर दूं तब तक रेस्ट नहीं करूंगा। समझना इस मैसेज में क्या कंक्लूजन निकलता है, लेसन क्या है सर? मोमेंटम। वो जब काम के लिए निकले हैं तो वो कह रहे हैं जब तक काम खत्म नहीं करूंगा तब तक रेस्ट नहीं करूंगा। लेकिन हम क्या करते हैं? एक हफ्ते मेहनत कर ली, अब थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं। एक हफ्ते में क्या गोल हासिल कर लिए? कितने का गोल था? जो गोल बनाए थे पूरे महीने का, वो गोल खत्म हो गया 1 महीने में, नहीं हुआ ना, तो काहे को रेस्ट? चल काम में लगो। क्लोजिंग के लिए क्या टारगेट बनाए? कुछ बनाए थे ना? हुआ टारगेट पूरा? नहीं। और घर पे बैठे हो, निकलो भी, सोना नहीं है, निकलो घर से, निकलो काम में लगो। मेरी बात से एग्री करते हो? मुझे चैट पे लिख के बताओ यस। चैट पे लिख के बताओ यस। चैट पे लिख के बताओ यस। एग्री एग्री लिख दो, एग्री लिख दो जल्दी से। मेरी बात का किसी को बुरा लगा तो बताइए, बुरा लगा, मुझे बुरा लगा, मुझे बुरा लगा, लिख के बताओ, ये भी बताओ। मेरी बातों का अगर किसी को बुरा लगा तो ये भी लिख के बताओ, बुरा लगा, बुरा लगा, बुरा लगा। किसी को बुरा नहीं लगा मतलब जा, मेरा पूरा सेशन ही बेकार हो गया। फिर इस सेशन का फिर कोई मतलब नहीं अगर आपको बुरा नहीं लगा। सर बुरा लगना चाहिए ना। गांधी को जब साउथ अफ्रीका में ट्रेन से बाहर निकाला तो उसको बुरा नहीं लगा होगा क्या? बुरा अगर नहीं लगता ना तो देश कभी आजाद नहीं होता। भगत सिंह को जब उन्हीं के कॉलेज में अंग्रेजों का पाठ पढ़ाया जाता था तो उनको बुरा नहीं लगा होगा क्या? अगर बुरा नहीं लगता तो वो कभी फांसी पर न चढ़ते। आदमी की जब तक बेइज्जती ना हो ना, जब तक बुरा ना लगे ना, जब तक पिंच ना करो ना, सर आदमी कामयाबी तक नहीं पहुंचता। पिंच होना चाहिए, लगना चाहिए, बेइज्जती होनी चाहिए। आपने चारों ओर कुछ ऐसे लोग पाल के रखो जो आपको बार बार बेइज्जत करें। तेरे से नहीं हो सकता, किसी काम का नहीं है, तू निकम्मा कहीं का। बस जवाब मत दो, सुन के रह जाओ। नहीं हो सकता ना, सुन के रह जाओ, काम में लग जाओ। 2 महीने बाद फिर उससे मिलो जानबूझ के कि वह कहे कुछ उखाड़े 2 महीने में, कुछ नहीं हुआ ना, और लगे पड़ो नेटवर्किंग कर रहे हो, कुछ नहीं होगा। ठीक है, कुछ नहीं होगा ना, मन में रखो। फिर 2 महीने बाद उससे मिलो, बेइज्जती करवाओ, बार बार करवाओ।